हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कंपोजिशन किसे कहते हैं और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। कंपोजिशन मीन्स जिन तत्वों से मिलकर किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे उसका कंपोजिशन कहते हैं। और स्ट्रक्चर मीन्स उसकी बनावट कैसी है, वो हमें दिखाई कैसी देती है, वो स्ट्रक्चर कहलाती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे शरीर का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है। शरीर का निर्माण हुआ है जैसे हड्डियाँ हैं, कैल्शियम, ब्लड सेल्स रेड और वाइट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर मीन्स उसकी बनावट कैसी है, वो हमें दिखाई कैसी देती है। जैसे शरीर को अगर हम देखेंगे तो सिर है, फोरहेड है, आईज, नोज, ईयर्स, हमारी भुजाएं हैं, लेग्स हैं, स्टोमक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी। इसके साथ ही एक और एग्जांपल ले लो, किसी भी एनिमल को देखो, जैसे लायन है, शेर। अगर कंपोजिशन की बात करें तो शेर के शरीर का कंपोजिशन भी इन्हीं तत्वों से मिलकर हुआ है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे शरीर से अलग है, अलग बनावट है उसकी, अलग दिखाई देता है वो। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल का कंपोजिशन कैसा है और वायुमंडल की संरचना कैसी है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हम ये पढ़ेंगे कि किन किन तत्वों से वायुमंडल बना हुआ है। तो आप सब पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। और गैसों के अलावा वायुमंडल में लटकी हुई अवस्था में कुछ ठोस कण पाए जाते हैं और कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी मौजूद रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल के संगठन में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं: गैसें, ठोस कण और लिक्विड पार्टिकल्स। तो आज हम बात करेंगे गैसों के बारे में, क्योंकि अधिकतम भाग वायुमंडल का गैसों के द्वारा ही निर्मित है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वायुमंडल गैसों का आवरण है, वायुमंडल गैसों की परत है। जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड या जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उनकी मात्रा बहुत बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए उनका भी अध्ययन करेंगे हम कंपोजिशन में। तो पहले बात करते हैं गैसों की। वैसे तो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं गैसों को हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वायुमंडल की 2 गैसें मिलके आयतन के अनुसार 99% भाग कवर कर लेती हैं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। और इसके अतिरिक्त फिर ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मात्रा के अनुसार, फिर ओजोन है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इनकी मात्रा कितनी कितनी है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। एक टेबल बना सकते हो आप, उस में आप गैस का नाम लिखो एक साइड पे और दूसरी साइड पे आयतन के अनुसार उसकी मात्रा। तो इसकी नाइट्रोजन की मात्रा 70.03%, फिर ऑक्सीजन की मात्रा 20.99%, फिर ऑर्गन की मात्रा कितनी है? 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है 0.03%, और जो अदर्स गैसेज हैं जिसमें हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जियोन, इनकी मात्रा कुल मिला के कितनी रह जाती है? 1%, या इससे एक से भी कम ही रहेगी, बल्कि 1% से भी कम है, काफी कम है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के अनुसार गैसों की। तो सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन पॉसिबल है। जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, इंक्लूडिंग मैन, मनुष्य को भी शामिल कर लो बीच में, सांस के द्वारा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो हम जीवित ही नहीं रह पाते।
तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है ये। और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस की वजह से जलने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता का जो विकास है वो भी ऑक्सीजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आधुनिक जो सभ्यता है वो किस पर डिपेंड करती है? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन के साधन। और इन दोनों में ही, उद्योगों में भी और परिवहन के साधनों में भी, किसकी जरूरत है? जलने की प्रक्रिया की। तो ये संभव हो पाए किसकी वजह से? जलने की प्रक्रिया की वजह से। और आधुनिक सभ्यता का विकास हो पाया इन दोनों की वजह से। तो हम यही कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो आधुनिक सभ्यता भी नहीं पनप सकती थी, विकसित नहीं हो पाती थी। और एक और इम्पोर्टेंस, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक अपक्षय में सहायक है। और उसकी वजह से क्या होता है? जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, और टूट के विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण तो करती ही हैं, लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण कार्य में भी सहायक है ऑक्सीजन, मिट्टी के निर्माण में। क्योंकि चट्टानें टूटेंगी तभी मिट्टी का निर्माण होएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गैस है हमारे लिए। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। ऑक्सीजन की मात्रा जो है धरातल के समीप ज्यादा पाई जाती है। कितना जबरदस्त अरेंजमेंट है प्रकृति का कि जहाँ पे इसकी जरूरत है हमारे को, वहीं इसकी मात्रा ज्यादा है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती चली जाएगी। कई बार आपने फील भी किया होगा कि जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन कम होती होगी और फिर वायुमंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और एरोप्लेन में भी अरेंजमेंट किया जाता है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन ले सकता है व्यक्ति। तो ये भी इस वजह से क्योंकि एरोप्लेन काफ़ी हाइट पे होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है। तो ये तो, और कितनी कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है? धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी मात्रा फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद बहुत रैपिडली इसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। और धरातल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन। अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा है इसकी वायुमंडल में, 70.03% भाग कवर करती है वायुमंडल का। और इसकी इम्पोर्टेंस भी है काफी ज्यादा। ऑक्सीजन गैस की वजह से जलने की प्रक्रिया संभव हो पाती है, और नाइट्रोजन गैस की वजह से जो जलने की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर नाइट्रोजन ना होती तो आग को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। और कल्पना करके देखो कि अगर आग लग जाती है एक बार या जला दी जाती और उसको हम नियंत्रित ना कर पाते तो कितना ज़्यादा विनाश हो सकता है। कल्पना से भी परे है ये जो है ना चीज़। तो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं उनके जो शरीर में जो टिश्यूज हैं, ऊतक है, वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। और एक और महत्वपूर्ण रोल जो है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन्स का निर्माण हो पाता है, और प्रोटीन पेड़ पौधों के भोजन के काम आते हैं, उनकी विकास प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और नाइट्रोजन कहाँ तक पाई जाती है? धरातल से 128 किलोमीटर की हाइट तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी मात्रा तो काफ़ी कम है, 0.03%, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसका मतलब सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं, सोलर रेडिएशन है,
उसको वायुमंडल में से पृथ्वी तक तो आने देती है, लेकिन वही एनर्जी जब दोबारा पृथ्वी रेडिएट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो उसको एकदम वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, यानी उसको होल्ड कर लेती है एनर्जी को, जिससे वायुमंडल में गर्मी रहती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वायुमंडल की बहुत सारी घटनाएं घटित हो पाती हैं, जैसे इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, बादल बनना, बरसात होना, स्नोफॉल। और वायुमंडल में गर्मी की वजह से ही जो बीज है वो अंकुरित हो पाते हैं, जिससे पेड़ पौधे हैं पृथ्वी के ऊपर, कृषि कर पाते हैं हम लोग। और जहाँ पे कम टेम्परेचर रहता है ना, वहाँ पे क्या किया जाता है, कांच के घर बनाए जाते हैं। किस कारण कारण क्या है इसका, किस वजह से, कि वहाँ पे कम ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा जो आती है वो पेनिट्रेट कर जाती है उस कांच के घर के अंदर, लेकिन वही ऊष्मा जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर निकलना चाहती है तो बाहर नहीं निकल पाती, तो वहीं पे स्टोर होती रहती है। तो उसके अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बीज अंकुरित हो जाती हैं, और जो भी वहाँ पे उगा रखा होगा, जो भी कोई फसल उगा रखी है, फसल साग सब्जी उगा रखी है, वो विकसित हो जाती है। ऊष्मा तो चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, तो ग्रो कर जाती है। लेकिन प्रकृति ने ऑटोमेटिकली ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वायुमंडल में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस भी कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और वो इंक्रीज क्यों होती है, उसके दो कारण हैं। एक तो जलने की प्रक्रिया ज्यादा होती जा रही है, औद्योगिकरण और जो परिवहन के साधन है उनकी वजह से, या पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगी इसकी वजह से। और दूसरा कारण, हम पेड़ पौधों को लगातार काटते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इंक्रीज होती जा रही है। और इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रभाव है। इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज होता जा रहा है। और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं आजकल हम, ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है मनुष्य के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ग्लेशियर्स है, जो हजारों मीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है पृथ्वी के ऊपर, वो ज्यादा मात्रा में पिघलने शुरू हो चुके हैं। और ज्यादा पिघलने से क्या होएगा, नदियों के अंदर ज्यादा पानी आ जाएगा, और उनकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी आने की वजह से किनारों से पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, जिससे बाढ़ आ जाती है। फसलों को तो तबाह करती ही है बाढ़, इसके अतिरिक्त और भी जान माल की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। और यही पानी जब नदियां समुद्र में उड़ेलती हैं तो उससे सी लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर सी लेवल लगातार इंक्रीज होता गया तो हमारे तटों के ऊपर, सभी समुद्री तटों के ऊपर पूरे संसार में बहुत बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं, औद्योगिक नगर हैं, वो जलमग्न होने से इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि उसकी भरपाई करना मानव जाति के लिए संभव ही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कंट्रोल किया जाए, इसकी मात्रा को बढ़ने से रोका जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं और लोगों को जागरूक करें इसके बारे में कि पेड़ों की कटाई ना करके पेड़ लगाएं, बल्कि ताकि पृथ्वी को हम प्रोटेक्ट कर पाए। और एक और चौथी महत्वपूर्ण गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस की मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन ओजोन गैस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओजोन गैस धरातल से 20 से 50 किलोमीटर के बीच में जो परत है वायुमंडल की, वहां पे पाई जाती है, और इस परत को ओजोन लेयर ही कह देते हैं। और क्या काम करती है ओजोन परत, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको सोख लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती तो उसका हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता, स्किन कैंसर हो जाता,
त्वचा को जला देती है अल्ट्रावायलेट रेज, और जो आई साइट है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ओजोन परत एक हिसाब से क्या काम करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है। तो प्रकृति का अरेंजमेंट देखो, ऑक्सीजन की वजह से जलने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया, और नाइट्रोजन की वजह से हमारे टिश्यूज बनते हैं, नाइट्रोजन की वजह से जलने की प्रक्रिया रुक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है, और ओजोन गैस एक कवच का काम करती है, हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन हमने, मनुष्य ने क्या किया, औद्योगिकरण के कारण, आधुनिकरण के कारण ओजोन परत को भी हमने डिप्लीट करना शुरू कर दिया है। और बहुत बार हम पढ़ते हैं ओजोन डिप्लीशन हो, या ओजोन परत में होल नहीं बल्कि हम क्या कहेंगे, ओजोन परत की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। और इसका कारण क्या है, CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो कहाँ से आती है, मनुष्य की उनके द्वारा, जैसे AC यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरो छोड़ते हैं वायुमंडल में, जो ओजोन गैस को तोड़ देती है, तो उसकी मात्रा को लगातार कम कर देती है। तो हमें इसके बारे में भी जागरूकता लाने की जरूरत है कि ओजोन गैस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण गैस है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा वायुमंडल के संगठन में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो या तो कमेंट करके पूछ लो, या पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लो, या कॉल भी कर सकते हो मेरे को। तो थैंक यू सो मच।